हेलो बच्चों, कैसे हो। सीएसएन स्टडी में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को जैसे पता होगा कि क्लास 9 के टर्म 2 के मॉडल सेट निकल गया है। तो मॉडल सेट निकल गया है, तो मॉडल सेट किस तरह का निकला है कि प्रत्येक विषय का 3-3 मॉडल सेट निकला है, ठीक है। उसके बाद तीनों मॉडल सेट का हम इस चैनल में तीनों मॉडल सेट 1 का एक एक बारीकी से तैयारी कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 साइंस यानी विज्ञान की जो आप लोगों का मॉडल सेट 1 निकला है उसके प्रश्नों को उत्तर देंगे और देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न है। ये भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों को उत्तर देना है, समय कितना मिलेगा, कितना अंक मिलेगा, सभी देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 यानी सेट 1 का कंप्लीट आंसर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग 9 क्लास 9 का विषय विज्ञान है यानी साइंस, कुल मार्क्स है या 40 और समय मिलेगा आप लोगों को 1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे यहाँ पर देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासमय अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। उसमें से देखिए यहाँ पर कि प्रश्न 1 से प्रश्न 7 अति लघु प्रश्न, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है अधिकतम एक वाक्य में। मतलब 1 से 7 तक जो प्रश्न है उसका अधिकतम एक वाक्य होना चाहिए, मतलब एक लाइन होना चाहिए। और उसका मतलब सभी प्रश्नों को उत्तर नहीं देना है, 7 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा है, उसके बाद देखिए आगे जैसे देखिए कि प्रश्न 8 से 14 तक लघु स्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। मतलब 8 से 14 जो प्रश्न है उसमें से आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी को देना नहीं है, और अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है, जिसका अंक मिलेगा आप लोगों को 3 अंक, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे आगे कि 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर अधिकतम 100 शब्द में दीजिए। यानी 15 से 19 जो प्रश्न है उसका 3 प्रश्न का उत्तर देना है अधिकतम 100 शब्द में, और उसके लिए आप लोगों को अंक मिलेगा 5 अंक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है ये सब, ऊर्जा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, जैसे ये सब प्रश्न है। देखिए प्रश्न ये सब है मॉडल सेट 1 का, जो मॉडल सेट 1 के प्रश्न है वो सब ये सब दिया हुआ है। तो चिंता की बात नहीं है, जो प्रश्न ये सब है देखिए देख लीजिए एक बार। इसका हम इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, कंप्लीट इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए इसका प्रश्न आप लोग देख लिए ना। देखिए इस प्रश्न को हम मतलब अगला पेज में बनाए हैं, प्रश्नों के साथ उत्तर बनाए हैं, ठीक है। जो प्रश्न है उसी का उत्तर बनाए हैं, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो 19 का 19 उत्तर दिए हैं। जैसे देखिए आप लोगों को तो 19 का 19 का उत्तर नहीं देना है, जैसे बताया गया कि 1 से 7 तक यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे करते हैं, 1 से 7 तक का किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब 7 में से 5 का। 8 से 14 तक मतलब जो प्रश्न है उसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है, फिर है। और 15 से 19 तक जो है उसमें किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन हम इसका सभी 1 से 19 तक सभी का उत्तर सभी का उत्तर लिख दिए है, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी आसान लगे उसका उत्तर उस हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर। तो देखिए जो प्रश्न आया है ना मॉडल सेट 1 में, उसी प्रश्न के ऊपर हम लिखे हैं और उसका उत्तर लिखे, क्योंकि वो आप लिखना तो संभव नहीं है, इसीलिए इसको अलग से लिखा है। वही सब प्रश्न लिखे एकदम हूबहू आंसर हम अपने से बनाए हैं। जैसे 1 नंबर प्रश्न की ऊर्जा और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंध है। तो वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। यानी वेग यहाँ पर तरंग का वेग उसके आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन के लिए। तो H2O का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए हाइड्रोजन में कितना है 2, तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है गुना 1 प्लस फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 16 बराबर 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि 1 मोल से आप क्या समझते थे। किसी पदार्थ के 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कौन उपस्थित होते हैं जिसमें कार्बन 12 की समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना जो, वो एचेटोबैक्टर और एजिलोस्पर्म परिवार के जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होते हैं। तो सभी जानते हैं कि HIV वायरस के कारण एड्स होता है।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। देखिए, तो 1 से 7 तक है ना, आप लोगों को 1 से 7 तक सब प्रश्नों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। इनमें से आप लोगों को 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों का आसान होगा वही सब उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, एक जूल को परिभाषित कीजिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसकी SI मात्रक जूल है। तो ये सब तो पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्यों की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु की बल की किनारे रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, इसको 1 जूल कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि उस भौतिक राशि का नाम बताएं जिसकी SI मात्रक जूल है। तो कार्य तथा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है मैथ से दिया है, इन्हें न्यूमेरिकल दिया है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, तो वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखे ना कि वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है, ये वाला देखिए अब इस संबंध में तो ही तो है, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकालने बोला। आवृत्ति 220 हर्ट्ज दिया हुआ है, वेग 440 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। तो वेग का मान बिठा देंगे 440, आवृत्ति बराबर 220 गुना तरंगदैर्घ्य, तो 0 0 कट जाएगा, वास्तव में 44 यानी तरंगदैर्घ्य निकल गया 2 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोनों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, जिसको हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं, गुना यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या, ये जो कैपिटल NO है ये एवोगाड्रो संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है सोडियम का 46, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, तो 23 में 46, यानी मोलों की संख्या निकल गया यहाँ पर 2 मोल। और एवोगाड्रो संख्या जिसे कैपिटल NO दर्शाते हैं, इसका मान कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो कोनों की संख्या आप निकालेंगे, तो कोनों की संख्या यहाँ पर फॉर्मूला होता है, कोनों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुना एवोगाड्रो संख्या। मोलों की संख्या हम लिखेंगे 2 मोल गुना एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, गुना कर दे 6 में 12, या 45 हो गया, 12.44 10⁻23, और कोनों की संख्या निकल गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, थॉम्सन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावस्थित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है, और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसे धनात्मक गोलों में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बराबर बिखरे होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी न्यूमेरिकल से आया है। अगला प्रश्न है कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलार द्रव्यमान गुना मोल होता है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलार द्रव्यमान 16 होता है, जैसे परमाणु संख्या होता है 8, तो 8 का डबल होता है 16, और तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, मोलार द्रव्यमान है 16 गुना मोलों की संख्या है 0.5, तो 16 गुना 0.5, पॉइंट हटाया नीचे 10 है, 5 में 10, 2 8 10, यानी 8 ग्राम इसका द्रव्यमान निकल गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जैसे प्रतिरक्षीकरण यानी एंटीबायोटिक। देखिए, ये सब पढ़ाती है, एकदम चिंता की कोई बात नहीं। तो पर भी एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कि जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या इनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं, तो उससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता के विकास की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो बहुत आसान प्रश्न है। जल प्रदूषण कैसे होते हैं, औद्योगिक से होता है, अगर तालाब में कोई नहा लेंगे, कोई कीटनाशक दवाई धो देंगे, बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम, जिसमें से हम 3 उदाहरण लिए। एक औद्योगिक कूड़ा से, एक सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में सबको बहाना, नहाना, कचरा फेंकना, जहाज से होने वाला तेल का रिसाव, और भी आप लोग दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 ही बोला, तो 3 ही दिए यहाँ पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। तो गतिज ऊर्जा किसी के लिए व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे ई के द्वारा दर्शाया जाता है। व्यंजक ई के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। देखिए, यहाँ पर हम ज़्यादा समझा नहीं रहे क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं इसी चैनल में, जिससे जहाँ m बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान तथा v बराबर होता है वस्तु का वेग। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं कि एक तरंग के आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है गुजरने वाली एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली एक पूर्ण तरंग संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू द्वारा दर्शाया जाता है, इसका ऐसे मतलब हर्ज है। उसके बाद जैसे है अगला आवर्तकाल भी पूछा है, तो एक पूर्ण तरंग के एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले लघु समय को आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी द्वारा दर्शाया जाता है, इसका ऐसे मात्रक सेकंड है। इस संबंध निकालने में बोला है प्रश्न में कि वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है। तो वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है कि समस्थानिक से आप क्या समझते हो, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या सब अलग अलग तो होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण जैसे हम ले लेंगे तो उदाहरण आप लोगों का हो जाएगा एक कार्बन 612 और कार्बन 614। तो यहाँ पर परमाणु संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या है, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तो इसको समस्थानिक कहेंगे। देखिए इसमें दो प्रश्न है, एक 17A एक 17B। 17B में है कि समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखे। तो 3 उपयोग क्या है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा में कैंसर के उपचार में कोबाल के रूप में, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के रूप में। फिर यहाँ पर कैंसर के उपचार में कोबाल के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो 3 उपयोग इसका हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें है कि जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। पहले आरेख चित्र की जल चक्र कैसे होता है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर भूजल है, यानी यह देखिए परीक्षा में ये चीज़ है ना, छापने वाला ये चीज़ आप लोग पेंसिल से छापिएगा, जो आप लोगों का लकड़ी वाला पेंसिल है उससे। तो जैसे यहाँ पर भूजल है, यानी यहाँ पर भूजल है। देखिए यहाँ पर सूर्य है, फिर यहाँ पे हम पेड़ लगाए हैं, तो पेड़ से यहाँ पे सूर्य में बाष्पीकरण हो रहा है, फिर बाष्पोत्सर्जन हो रहा है और संघनन हो रहा है, संघनन से फिर नीचे वर्षा हो रही है। तो इस तरह का यहाँ पर छापना है, ठीक है। यह भी वार्षिक बाष्पीकरण यहाँ पर भी हो रही है, चित्र छाप लीजिएगा। और यहाँ पे इसका मतलब व्याख्या भी तो करने बोला है ना। तो जलीय चक्रण, जलाशयों से पानी का बाष्पीकरण होता है, संघनन के बाद वर्षा होती है, यह जलाशय में वापस जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जल वाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच दिया जाता है, उसे जलीय चक्र कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो छुआछूत से फैलता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको संक्रामक रोग फैलता है बोलता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में निम्नलिखित अंतर है। संक्रामक रोग ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा वायु, जल आदि से फैलता है। असंक्रामक रोग ये व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग के बी नंबर ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ये वाहक द्वारा फैलता है। असंक्रामक रोग के बी नंबर ये वाहक द्वारा नहीं फैलते हैं। उदाहरण में बोलने के बोला है तो संक्रामक रोग के उदाहरण हो जाएगा एड्स, HIV आदि। और संक्रामक रोग के उदाहरण जगह मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हम 19 प्रश्न को उत्तर दे दिए हैं। लेकिन परीक्षा में आप लोगों को जिस तरह बोला गया कि 1 से 7 तक आप लोगों का 5 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 5 प्रश्न का देना है। 7 का 7 नहीं देना है। 8 से 14 का आप लोगों का 5 प्रश्न बोला है तो 5 का देना है, सभी का नहीं देना है। परीक्षा में भी बोला जाएगा तो देख लीजिए आप लोग। उसके बाद 15 का 19 के में आप लोग का 3 प्रश्न को उत्तर देना है, तो उस तरह का देना है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन वाला आप लोग का आसान हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।